हेलो क्लास। तो किसी भी प्रकार का समय ना नष्ट करते हुए सीधा केमिस्ट्री टॉपिक पे आएंगे। बस इतना इंट्रो देना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें केमिस्ट्री आती होगी, आपका वनडे जो भी एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एसेट्रा, जिस एग्ज़ाम में भी केमिस्ट्री आती होगी, आप 4-5 दिन मुझे टाइम देंगे। 4-5 दिन पढ़ के देखेंगे, उसके बाद टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बस 4-5 दिन टाइम दीजिएगा, थोड़े से बेसिक समझिएगा। और जिस भी एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो केमिस्ट्री, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, बेसिक्स जो भी हैं आपके क्लियर होने चाहिए। और कुछ चीज़ें बदलनी नहीं किसी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज आ जाता है, किसी में डायरेक्ट फैक्चुअल आ जाता है, किसी में रेलवे एनटीपीसी वगैरह में न्यूमेरिकल से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो समय न व्यर्थ करते हुए सीधा टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे केमिस्ट्री की। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट होती है, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, फिजिकल मतलब भौतिक। ठीक। तो जब हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ना है तो तीनों ही पढ़ना है। ये तीनों हमारे लिए अलग अलग नहीं होंगे, हम इनको तीनों कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक। भौतिक, फिजिकल, केमिकल, इतना तो बेसिक सबको पता ही होगा। कुछ टर्म्स इंग्लिश के भी यूज करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके। अब देखिए केमिस्ट्री के फादर कौन हुए, कुछ बेसिक सी चीज़ें बात कर लेते हैं। लेवेसियर। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग हो सकता है हिंदी या इंग्लिश में मेरी गलत भी हो जाए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र से हुई, मिस्र से। अच्छा, केमिस्ट्री को जो है विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान का विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानिए अगर हम जिंक पढ़ रहे हैं तो जिंक हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन जिंक हमारा आपके बायो में भी आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी जिंक होता है, आयरन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। इसी तरह फिजिक्स में भी आती हैं कुछ चीज़ें, तो इसीलिए इसको कहा गया केमिस्ट्री का मतलब साइंस का साइंस, साइंस ऑफ साइंस, विज्ञान का विज्ञान, इसको बोला गया केमिस्ट्री को। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? मिस्र की। मिस्र के लोग जो थे, जो उनके यहाँ डेथ हो जाती थी किसी मतलब राजा महाराजा टाइप के लोगों की, तो उनकी बॉडी को वो लोग संरक्षित रखते थे। और किस रूप में संरक्षित रखते थे कि वहाँ की काली मिट्टी के साथ कुछ रसायन वो लोग तैयार करके उस बॉडी पे लगा के रख देते थे, जिसको आपने देखा होगा ममी, पिरामिड टाइप का होता है जिसमें ममी रखी जाती है। उनकी धरोहर है ये इजिप्ट की, आपने देखा होगा इस प्रकार का पिरामिड इजिप्ट मूवी वगैरह में। तो मम्मी पे वो लोग लगा के रखते हैं, जिसको आज के टाइम पे मम्मी कहते हैं। अब आते हैं कोर कंसेप्ट पे कि एक्चुअली में फिजिक्स है क्या, मतलब केमिस्ट्री है क्या? पदार्थ। इजिप्ट करते करते फिजिक्स निकल गया मुझसे। सबसे पहला टॉपिक हमारा पदार्थ, इसके बाद आएंगे हम परमाणु पे। पदार्थ वह चीज़ है, पदार्थ, हम किसको पदार्थ कहेंगे या किसको मैटर कहेंगे, जिसमें भार होगा प्लस जगह घेरता होगा। भार को द्रव्यमान भी कहते हैं, द्रव्यमान होगा मतलब जो जिसमें वेट हो और जगह भी घेरता हो, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ। मतलब वेट भी हो, वजन भी हो और जगह भी घेरता हो, वो कहेगा कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वेट हो, जिसके अंदर वजन हो या द्रव्यमान हो या भार हो प्लस वह जगह घेरता हो, उसे हम कहेंगे पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थ। अच्छा, पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कह सकते हैं, अन्य नाम इसका सब्सटेंस, इसको इंग्लिश में सब्सटेंस कहा जाता है। कुछ वर्ड्स आप लोग इंग्लिश के इसके कोर वर्ड्स लेके चलिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो देवनागरी लिपि में ही इसको हिंदी में लिखे जाएंगे। जैसे कि अभी अगर हमने इसमें बोस आइंस्टीन लिख दिया तो बोस आइंस्टीन ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। साइंस के वैसे भी, साइंस और इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी टर्म इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो अब आते हैं हम अपने कंसेप्ट पे, एक चीज़ में देखते चलिएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्या प्रकाश पदार्थ होगा या नहीं होगा? प्रकाश पदार्थ होगा या नहीं होगा? पदार्थ होगा या नहीं होगा? तो प्रकाश पदार्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकाश जगह तो घेरता है,
लेकिन इसका भार नहीं होता, भार नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और बताइए, वायु या हवा ये पदार्थ है या नहीं है? तो ये पदार्थ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भार भी होता है प्लस जगह भी घेरती है। जगह घेरती है तो पता है, भार का भी क्लियर कर दूं आपको, ऐसे हवा पता नहीं चलती है, लेकिन हमारे बॉडी पर भी ये हवा एक दबाव बनाती है। तभी हमारे अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अंदर से प्रेशर मारता है, हमारी जो रगों में खून दौड़ता रहता है, और बॉडी बाहर से प्रेशर मारती है, तो ये समन्वय एक बन के चलता है। आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो अंदर से जब बॉडी में ब्लड नहीं दौड़ता है हमारे, तो एक अंदर से वो प्रेशर नहीं बनाता है, बाहर से प्रेशर हमारी बॉडी बनता है। तो बाहर से जब प्रेशर बनता है तो हमारी बॉडी थोड़ा सा भारी लगने लगती है। आपने देखा होगा कि जब आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसको जब लेके जाते हैं कंधे पे, तो हम कहते हैं यार बॉडी बहुत भारी हो गई है। एक्चुअल में वो वजह यह होती है कि बाहर और अंदर का प्रेशर एक दूसरे से टकराता नहीं है, सिर्फ बाहर का दबाव वायु का शरीर पर पड़ता जाता है। और एक आप नॉर्मल सी बात समझिए, कभी टायर में हवा भरा हुआ देखिए, ट्रक का टायर, ट्रैक्टर का टायर, खाली टायर उठाइए और हवा भर के टायर उठाइए, आपको वजन का अंदाज़ा लग जाएगा कि भार होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार हवा हमारा पदार्थ हो जाएगा। अब आते हैं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है रासायनिक। फिजिकल और रासायनिक मतलब भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन फॉर्म हम जानते हैं, बचपन से जानते आए हैं। ठोस में क्या होता है? अच्छा, घनत्व तो ज़्यादा होता है, सबसे घनत्व इसका सबसे ज़्यादा। घनत्व मतलब ये होता है घनापन। मानो जैसे अभी ये कोई कपड़ा है, तो अभी इसका ऐसे अगर हम देखेंगे तो इसका घनापन बहुत कम है, इसमें घनापन नहीं है। लेकिन अगर इसी को ऐसे 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 करके हम ऐसे खूब दबा दें तो इसका घनापन अब बढ़ गया, आप देख सकते हैं। अगर इसी को ऐसे खोल दिया जाए तो ये घना नहीं है। इसका घनत्व तो अगर पूछेंगे कि इस अवस्था में इस कपड़े का घनत्व कम है या अधिक है, तो इस अवस्था में इस कपड़े का घनत्व बहुत ही कम है। लेकिन अगर इसी को ऐसे ऐसे दबा के कचर के एकदम दबा देंगे ऐसे, अब इसका घनत्व बढ़ गया। इसी को कहते हैं घनत्व। कुछ चीज़ें बेसिक जानते चले, कई लोगों को नहीं पता होती हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। सॉलिड देखिए, इतना बड़ा अगर लोहे का है कोई चीज़ तो बहुत भारी होगा, लेकिन इतनी गैस अगर आप पकड़ेंगे तो उतनी भारी नहीं होगी, क्योंकि गैस बहुत हल्की होती है। घनत्व तो इसका बहुत कम होता है। इसके जो अणु होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत पास 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 ऐसे होते हैं। और इस गैस जानते हैं आप, इधर उधर भागती रहती है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। अच्छा, तीन अवस्था से हम सभी जानते हैं, तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा, आयनाइजेशन कंडीशन जिसको बोलते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी जो होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी या हाईएस्ट लेवल ऑफ ऊर्जा आप जिसको कह सकते हैं, वो होती है आयनाइजेशन की अवस्था, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन की अवस्था। आयनाइजेशन की अवस्था। प्लाज्मा होता क्या, आपने देखा होगा, सूर्य जो है, सूर्य एक धधकता हुआ है। एक्चुअली में ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है। सूर्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप एलोवेरा का जब पेड़ काटेंगे तो उसमें से लारा टाइप का पदार्थ निकलता है, वो अवस्था लगभग प्लाज्मा की अवस्था होती है। जो लिबलिबे टाइप का जो पदार्थ होता है वो एक प्लाज्मा अवस्था है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी मतलब इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है, इतनी भयंकर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में ऊर्जा होती है उसमें, पूरा धधकता हुआ, तो उसको आप कहेंगे प्लाज्मा। अच्छा, एक पांचवी कंडीशन खोजी गई सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा ये कंडीशन खोजी गई, जिसको कहा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों कहा गया, रीज़न इसके पीछे ये है, इसको खोजा किसने? सत्येंद्र नाथ बोस जी ने खोजा इसको। और ये दौर था लगभग आज़ादी के पहले का, आइंस्टीन जी के समय का दौर था ये, अल्बर्ट आइंस्टीन के समय का। तो बोस जी ने इसकी मतलब खोज की कि एक ऐसी अवस्था है जो परम शून्य तापमान की अवस्था है। क्या है? परम शून्य तापमान की अवस्था। इसका लेवल होता है -273 डिग्री सेल्सियस।
अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस लेवल का ठंडपन इसमें पाया जा रहा होगा। परम शून्य तापमान, परम शून्य मतलब इसके नीचे अभी तक तापमान खोजा नहीं गया है लेबोरेटरी में। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो आने वाले भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैक्सिमम लो टेम्परेचर आपका, मैक्सिमम लो टेम्परेचर यही है परम शून्य तापमान। इस अवस्था में आने के बाद ये होगा तो सॉलिड टाइप में, लेकिन अगर आप इसको बोतल में डालेंगे तो बंद नहीं कर पाएंगे, तुरंत ऐसे निकल जाएगा बाहर। ये गति नहीं करता है, गति नहीं करता है, क्योंकि अगर ये गति करेगा तो अपनी ऊर्जा खोएगा। ऊर्जा खोएगा मतलब इस लेवल पे नहीं रह जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। मतलब अगर माइनस से आप नीचे आएंगे तो ऊपर आना कहेंगे इसको। 73 से ये नीचे आते आते कहिए 200 आ गया, अगर 150 आ गया तो ये अपनी ऊर्जा खो देगा। और ऊर्जा खोने के बाद ये बोस आइंस्टीन कंस्टेंट नहीं रह कंडेंसेट नहीं रह जाएगा। इस अवस्था में परम शून्य तापमान की अवस्था में नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको ये गति नहीं करता है, ये सेम जगह स्थिर रहेगा। लेकिन अगर बोतल में बंद करेंगे तो इसे निकल आएगा। और बोतल के किनारे किसी बर्तन में रखेंगे तो उनके किनारे की दीवारों पर ये चिपकेगा नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या कि तीन अलग अलग गैसों को जोड़कर, तीन अलग अलग गैसों को, अलग अलग गैसों को रखा गया। अब ये तीनों अलग अलग गैस जब इस अवस्था में गई, तीनों एलिमेंट मिल गए। ये तीनों एलिमेंट जब साथ में रखे गए और इस अवस्था में पहुंचाए गए परम शून्य तापमान की अवस्था में, तो ये तीनों मिल गए यहाँ पर। और तीनों एलिमेंट मिलकर एक सुपर एलिमेंट बनाया। क्या बनाया इन्होंने? सुपर एलिमेंट बनाया। तीन एलिमेंट ने मिलकर परम शून्य तापमान की अवस्था पर एक सुपर एलिमेंट बनाया। और ये एलिमेंट ऐसा बना कि ये सुपर कंडक्टर एलिमेंट बन गया। सुपर कंडक्टर, जैसे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर होता है ना, या सेमी कंडक्टर, वैसे ही ये सुपर कंडक्टर। अब इसमें से किसी को रोकता नहीं है, बिजली जा रही है, बिजली को जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं, गरम वरम भी नहीं होगा, बिजली इसमें से पार हो जाएगी, करंट पार हो जाएगा, गरमाएगा नहीं बिल्कुल भी, उतने पे ही डटा रहेगा अपने परम शून्य तापमान की अवस्था पर। तो ये ही 5 अवस्था हैं अभी तक फिलहाल में जो खोजी गई हैं भौतिक पदार्थ की। मतलब पदार्थ के भाग भौतिक के अंदर ये 5 अवस्थाएं आती हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आते हैं रासायनिक वाले पार्ट पर। इस पे रासायनिक के पार्ट पर आते हैं। रासायनिक में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा तत्व, क्या होता है? एक तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। ठीक, तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट, यौगिक को कहते हैं कंपाउंड, मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन समझने के बाद नहीं रह जाएगा। तत्व के अंदर, तत्व देखिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तत्व आप ऐसे ही देख सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, या मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये 3 अवस्था होती है तत्व की। किसकी? 3 अवस्था होती है तत्व की। ये धातु जो होता है, जैसे धातु मानिए लोहा वगैरह है, चांदी वगैरह है, जो धातु हैं, अब अगर उसमें करंट लगा देंगे मारेगा एकदम, पूरा करंट से आपको हिला के रख देगा। अधातु जो है कुचालक, अब लकड़ी में लगा दीजिए करंट वह नहीं पास होगा उसमें, कुचालक। उपचालक, या मतलब उपधातु जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं, अर्धचालक, इसमें धीरे धीरे जाएगा। कैसे कैसे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। धातु क्या होता है? एकदम तेज से जाएगा। उपचालक, कुचालक में नहीं जाएगा। अर्धचालक में एकदम आराम आराम से जितना ज़रूरत, एक आया था ना, जैसा ज़रूरत वैसा प्लान, वही हिसाब इसका होता है, जैसा ज़रूरत वैसा प्लान। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, उपधातु में पता है क्या आएगा? जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? जितने भी मोबाइल वोबाइल टाइप की चीज़ें होती हैं ना, मेमोरी कार्ड वगैरह, जिसमें देखिए मेमोरी के पीछे एक पीली पीली पट्टी टाइप की लगी रहती है, मेटल टाइप का, वो होता है उपधातु, जिसमें धीरे 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 करंट जाना है। अगर आप मोबाइल चार्जर का जो होता है, जो उसका एडाप्टर होता है और ये वायर होता है यूएसबी, अब तो खैर अलग अलग आने लगा, पहले ये एक ही में जुड़ के आता था।
तो एक बार क्या हुआ था, एक आंटी जी लेके गई थी हमारी दुकान से, हमारी दुकान थी मतलब है अभी फ़ोन, तो उनका चार्जर 5-6 महीने बाद ख़राब हो गया। सैमसंग का एक मोबाइल आता था उसका, तो उन्होंने दिमाग लगाया, यहाँ से काट दिया चार्जर को, यहाँ से काट दिया। अब काट के इसका दोनों तार प्लग में लगा दिया। अब प्लग में लगाते ही मोबाइल उनका शॉर्ट। अब आई भैया लो, फ़ोन हमारा गारंटी में है, मोबाइल हमारा चल नहीं रहा है। तो अवस्था पूछी गई, तो आंटी जी ने इस अवस्था को विस्तार पूर्वक बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने चार्जर काट के चार्जर प्लग में लगा दिया, उसके बाद मोबाइल हमारा बहुत तेज़ गर्म हो गया, उसके बाद मोबाइल हमारा ऑन नहीं हुआ, हम मोबाइल की वजह से परेशान हैं। तो उनको समझाया गया, आंटी जी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आपका मोबाइल शॉर्ट हो चुका है। तो समझ गया कि क्यों इसको उपधातु बोलते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करंट की ज़रूरत होती है, तो जितना कम कम करंट की ज़रूरत होती है उतने ही हिसाब से करंट इसमें सिलिकॉन भेजता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आराम आराम से बिजली की ज़रूरत हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें बिजली की ज़रूरत बहुत आराम आराम से बिजली जाए, बहुत धीरे 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 धीरे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप में भी देखिएगा ना, तो उसके चार्जर के बीच में ऐसा रहता है, फिर इधर रहता है, फिर इधर रहता है लगाने के लिए। इसीलिए ये चीज़ होती है ताकि उसमें आराम आराम से बिजली जाए। अभी इसको आप यहाँ से काट के डायरेक्ट लगा दीजिए, लैपटॉप आपका शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो सेमी कंडक्टर होते हैं, जिसमें जो उपधातु की ज़रूरत जिसमें पड़ती है, ये जो अर्धचालक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसे मेटल, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो चालक गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें गुड चालक, जिसमें डायरेक्ट बिजली जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल। ये चालक, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक के बाद भयंकर बिजली चाहिए वो कहेंगे इलेक्ट्रिकल। जैसे फैन, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी है सब, कूलर, एसी वेसी सब। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें धीरे धीरे बिजली चाहिए, आराम आराम से बिजली चाहिए, वो कहलाएंगे हमारे उपधातु। अधातु आप समझ ही गए, इनमें बिजली जइबे नहीं करेगा, मतलब बिजली की इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गए हमारे तत्व, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा अकेले होंगे, एक अवस्था में होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सोना की, Au, गोल्ड है, ये मुक्त अवस्था में है, अपने अकेले है। लोहा, अच्छा यही होता है। अब देखो यहाँ से इधर आपको जाना है, ये जब तक अकेले हैं, अकेले अकेले जब हैं, ये है तत्व या एलिमेंट। अब जब ये एक दूसरे से मिलकर, मानिए NaCl सोडियम, अब ये अकेले हैं तो ये कहलाएंगे एलिमेंट या तत्व। लेकिन अगर अभी ये जुड़ जाएं, NaCl ये ऐसे बना ले तो ये हो जाएगा कंपाउंड। जब जुड़ जाते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं जुड़कर, तब ये होता है कंपाउंड। क्या हो जाता है, कंपाउंड। क्या हो जाता है, कंपाउंड। जब एलिमेंट ही एक दूसरे से जुड़कर फॉर्मूला बना लेते हैं, अब ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूला जुड़ जाए, फॉर्मूला बना लेते हैं, कुछ एक्यूरेट चीज़ बना लेते हैं, एक्यूरेट फॉर्मूला बना लेते हैं, तो वही हो जाते हैं कंपाउंड या यौगिक। क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं कंपाउंड या यौगिक। और यौगिक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। अब इसको पहचान क्या है, जहाँ पे C लगा हो कैपिटल लेटर में, मुक्त अवस्था में हो, अब Ca नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो ये A भी इसके साथ वाला, जो अगर स्मॉल लेटर C के बाद लगा है तो समझ लीजिएगा कि ये इसके साथ है, तो ये कार्बन नहीं है, ये कुछ और है। अगर मुक्त अवस्था में C हो कैपिटल लेटर में तो ये मानिए ये कार्बन है, तो इस हिसाब से जा सकते हैं ये कार्बनिक है। इसी को बोलते हैं, कार्बनिक को ऑर्गेनिक, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक।
कार्बनिक को ऑर्गेनिक, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। इसके कार्बनिक के फॉर्मूला में सी आता है, कार्बनिक के फॉर्मूला में क्या आता है, सी आता है। ठीक, आप समझ गए। अब आते हैं मिश्रण पे। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर का कोई फार्मूला बनता है बताइए। अभी हम कहें कि शरबत का कोई फार्मूला बने, शरबत का कोई फार्मूला थोड़ी ना बनेगा। एक होता है विषमांग, एक होता है समांग। एक होता है विषमांग, एक होता है समांग। कौन सा, समांग और विषमांग। समांग मत को अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस, और वो विषमांग को अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस, और समांग कहते हैं होमोजीनियस, मतलब एक जैसा। अच्छा ये बताइए, अभी आपको अरहर का दाल दें और मसूर का दाल दें, दाल की बात हो रही है, और मूंग की दाल दें। अगर आप कच्चा इसको ऐसे लें हाथ में और ऐसे 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 हाथ से ऐसे ऐसे किसी कटोरे में ऐसे ऐसे मिक्स कर दें, तो आप इसको पहचान जाएंगे। इसमें दूर दूर आपको दिखेगा कि कौन सा अरहर का दाल है, कौन सा मसूर का दाल है, कौन सा मूंग का दाल है, कौन सा काहे का दाल है, काली उर्द है, खड़ी उर्द है, सब आप इसमें देख पाएंगे। लेकिन उसी को कहें, डालो कुकर में, लगाओ 4-5 सीटी। सीटी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये सबकी मात्रा इसमें बराबर हो जाएगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 250 ग्राम दाल मिलाया था अरहर का, 200 ग्राम मिलाया था मसूर का, 300 ग्राम मिलाया था जो है हमने मूंग का। ये पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर आप उसमें पहचान नहीं पाओगे किसकी मात्रा कितनी है। इसी तरह मान लीजिए नमक है, नमक है और चीनी है। नमक चीनी को आपको दिया, इसे कच्चा फेंटो, जिसमें कच्चा फेंटो, कच्चा ऐसे ऐसे फेंटोगे, मतलब बिना कच्चा का इन द सेंस कि बिना पानी के, बिना पानी के। तो जब ऐसे ऐसे फेंटोगे तो देखोगे तो नमक और चीनी उसमें पहचान आ जाएगी कि नमक है, चीनी है। अगर उसी में पानी डाल दिए, उसी में पानी डाल दिए और घोल बना दिए, घोल बनाने के बाद उसकी मात्रा समान हो गई। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि 20% नमक है, 40% चीनी है क्या नहीं है। अब वो पूरा पानी आ गया एकदम। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो इसमें, दोनों में या किसी भी कंडीशन में, और भी अगर चीज़ें अगर हम ले अवस्था में कोई भी फल काट लिया जाए, अगर कोई भी फल काट लिया जाए, माने सेब है, केला है, और भी अनार है, अगर इसको काट के आपके सामने रख दें हम अभी छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, तो भी आप बता लोगे कि ये अनार है, ये न सेब है, ये केला है। ठीक, लेकिन अगर इसी को डालें जूसर में, अब पानी डाल के बंद करके 4-5 बार घुमा दें, थोड़ा सा बढ़िया शेक बना दें, सारा मैटर बराबर हो जाएगा उसमें, वो भी बन जाएगा एकदम घोल। फिर उसमें आप नहीं बता पाओगे तो 2 केला रहा, 1 अनार रहा, कि 4 सेब रहा, का नहीं रहा, कुछ आप बता नहीं पाओगे उसमें। तो इससे क्या पता चलता है, किसी चीज के जिसमें मिश्रण के अवयव, मिश्रण के अवयव मतलब जो मिश्रण के जो पार्ट्स हैं, यही यही मान लो दाल वोल जो भी हैं, ये दिखाई पड़े, साबुत साबुत दिखाई पड़े, मतलब खड़ा खड़ा दिखाई पड़े, तो वो हमारा हो जाएगा विषमांग। और जिसमें मिक्स हो जाए एकदम, आप पहचान ना पाओ, पहचान ना कर पाओ कि इसमें नमक है कि चीनी है कि क्या है, आपके सामने अगर सेक रख दिया जाए 4-5 फ्रूट्स का मिला के, तो आप बता नहीं पाओगे काहे का सेक है ये, वो हो जाएगा हमारा समांग। क्या हो जाएगा, समांग। देख रहे हैं आप, पानी अगर जहाँ मिला रहे हैं आप, तो हो जा रहा है समांग, इसलिए इसको विलयन कहा जा सकता है। पानी मिलाने से ये समांग हो जा रहा है, विषमांग की अवस्था समांग में बदल जा रही है, इस अर्थात इसे विलयन या सॉल्यूशन कहा जा सकता है। विलयन को हिंदी में सॉल्यूशन कहते हैं, तो समांग को हम लोग विलयन या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो देखिए एक मोटा मोटा देख लीजिए आज क्या क्या देखा आप लोगों ने। केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इसको हटाइए, इसको छोड़िए। पदार्थ जिसको मैटर कहते हैं, अन्य नाम इसका द्रव्य होता है या सब्सटेंस होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में 5 अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठोस अवस्था क्या होती है, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। द्रव्य क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड आप सबको पता है। गैस, गैस भी आप सबको पता है। घनत्व तो इसका बहुत कम होता है, इसके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर भागते हैं। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा 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 की अवस्था क्या होती है, आयनाइजेशन की अवस्था, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। क्या होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब परम उष्म कह सकते हैं आप,
जो सबसे हाईएस्ट लेवल होगा वो होता है प्लाज्मा। कब सूरज की एनर्जी के आप हिसाब से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी इसकी एनर्जी होगी। पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन अवस्था। अच्छा, बोस आइंस्टीन अवस्था में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा। क्योंकि एक्चुअली जब इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस जी ने किया था तो अंग्रेज लोगों के पास भेजा कि भैया इसको छापो। तो अंग्रेज लोग उस समय ये समझते थे कि ये बोस इस इंडियन ये इन्वेंशन कर सकते हैं, इनको जो है दरकिनार कर देते थे। मतलब कुछ नहीं हो, वो अपने आप में रहता था भैया हम सब हैं, हम ही जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने अपनी जो भी खोज थी उसको एक लिफाफे में बंद करके आइंस्टीन जी के पास भेजा। अच्छा, आइंस्टीन जी वैज्ञानिक थे, समझदार इंसान थे। आइंस्टीन जी ने देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी खोज है ये। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों जो भी थे उनको छापने के लिए दिया। तो इनके कहने पर छापा गया। तो बोस जी अच्छा, एक इनकी ईमानदारी देखिए कि इन्होंने इन्हीं के नाम पे छापने के लिए बोला। इन्होंने बोला कि बोस के नाम पे ही छापा जाए। ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, अपने नाम पे छपवा सकते थे। आज के टाइम पे तो यही हो जाता है, लोग अपने नाम पे छपवा देते हैं। इन्होंने इनके पास बोस जी ने आइंस्टीन के पास भेजा। आइंस्टीन जी ने जब रिक्वेस्ट किया तब छापा गया। और छापने के लिए आइंस्टीन जी ने इनका ही नाम रेफरेंस दिया है कि भाई इसी नाम से छापना। तो बोस जी ने कहा कि अगर आइंस्टीन जी के कहने पर छाप रहा है तो सिर्फ हमारा ही नहीं दोनों लोग का नाम होना चाहिए। तो फिर इनका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये थी इसके पीछे कहानी। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे। परम शून्य तापमान जो होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम लो टेम्परेचर जो भी होता है -23 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान जिसको बोलते हैं। तीन अलग अलग गैसों को जब एक मिक्स किया गया, तीन अलग अलग एलिमेंट्स को जब मिलाया गया तो एक सुपर एलिमेंट बन के निकला जो सुपर कंडक्टर बन गया। बिजली इसमें भी इसमें से ऐसे जब पार हो जाएगी तब वो गर्म नहीं होगा, अपनी अवस्था को नहीं छोड़ेगा। इतना परम शून्य तापमान है, इसको किसी भी बर्तन में डाल के रखेंगे तो अपनी बर्तन की दीवारों पर नहीं चिपकेगा, निकल के ऐसे झाँकने लगेगा बाहर, ऐसे करेगा। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक पे। रासायनिक के 3 पार्ट होते हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। तत्व में 3 अवस्थाएं आती हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो कि कंडक्टर होता है, चालक होता है, बिजली का चालक, मतलब इसमें से करंट पास हो जाता है, बहुत तेज पास हो जाता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें करंट बहुत तेज पास होता हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल। जैसे फैन, कूलर, बल्ब वल्ब जितने भी आते हैं सब। दूसरा हो जाता है अधातु, कुचालक होता है, इसमें से बिजली नहीं पास होती है। लकड़ी लगा दोगे, लकड़ी में बिजली पास नहीं होती है। जब भी देखो किसी को करंट मारता तो कहीं भैया सूखी लकड़ी से मारो एक छोड़ेगा। ये होते हैं नॉन मेटल जितने भी होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें से बिजली बिल्कुल नहीं पास होती है। थर्ड पार्ट आता है हमारा उपधातु। उपधातु क्या होता है? अर्धचालक होता है। जैसे कि इसमें सिलिकॉन लगा होता है। क्या लगा होता है? इसको सिलिकॉन। ताइवान इसका बहुत बड़ा उत्पादक देश है सिलिकॉन का। ताइवान सिलिकॉन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। एक्चुअली में देखा जाए तो ताइवान ही लगभग लगभग हर जगह सप्लाई करता है अधिक मात्रा में। थर्ड क्या हो जाता है? उपधातु, अर्धचालक, जिसका सिलिकॉन की जिसमें ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो, और सिलिकॉन करता क्या है? सिलिकॉन बिजली को धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से पास करता है आगे। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलॉइड। ये सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, धीरे धीरे जितनी ज़रूरत उतना बिजली पास करेगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो अर्धचालक होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि। ठीक, सेकंड आते हैं हम लोग यौगिक पे। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। कार्बनिक में क्या होता है? कार्बन, उसके फॉर्मूले में कार्बन मिक्स होता है। एलिमेंट ही आगे चलकर जो मिल जाते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, वही हो जाता है कंपाउंड। 2 4 6 एलिमेंट मिलकर जब फॉर्मूला बना लेते हैं तो वही कंपाउंड कहलाता है। कार्बनिक की पहचान ये है कि फॉर्मूले में मुक्त अवस्था में सी आएगा। सी के साथ अगर कोई भी आ गया, CA या Cl, तो ये कार्बन नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। जब कैपिटल C अकेला आएगा, इसके बाद भी कोई कैपिटल वर्ड ही आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कार्बन है और ये कार्बनिक है, कार्बनिक कंपाउंड है। अकार्बनिक में क्या होगा? जहाँ पे C मुक्त अवस्था में नहीं आएगा वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यह कार्बनिक है। इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। अगला आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर आप जाने, किसी मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 2 प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होता है विषमांग, एक होता है समांग। विषमांग में क्या होता है? जिसके अवयव ऐसे दिखने लगे, जिसके पार्टिकल्स आपको दिखें कि चीनी है, नमक है, अरहर दाल है, केला है, सेब है, ये ऐसे ऐसे दिखने लगे आपको, तो ये होता है अवयव। और जब इसी में पानी वानी फेंट के जब पूरा सीटी लगा देंगे, पूरा विलयन बन जाएगा ऐसे पानी में, पूरा ऐसे आप इसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सी मसूर की दाल है, कौन सी अरहर की दाल है, कौन सा सेब है, केला है, क्या है। तो ये पानी मिलाने की वजह से होगा, पूरा समान अवस्था में बढ़ जाएगा, तो ये कहा जाएगा समांग।
समांग को बोलते हैं होमोजीनियस, विसमांग को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो इसमें पानी का रोल है समांग में, इसलिए इसको विलेन या सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। बस आज की पहली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल। एटम कल शुरू किया जाएगा, एटम कोशिश करेंगे दिन में 2 या 3 क्लास हो जाए, ताकि ये बीपीएससी जो 12 फेब को है, जिसमें लगभग अब आप ये नहीं कह सकते कि बायो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कई ऐसा एग्जाम हो गया कि जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन, इतनी इसकी वैल्यू हो तो 10 क्वेश्चन से तो आप बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। तो कोशिश रहेगी केमिस्ट्री और बायो को कंप्लीट करा देने की 12 फरवरी तक, लेकिन क्योंकि तीनों पॉसिबल हो नहीं पाएंगे कंप्लीट करना, अदर भी सब्जेक्ट हैं, तो बीपीएससी को अगर हम देखते हुए चलें तो केमिस्ट्री और बायो और मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा टारगेट रहेगा। करंट आपको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी किताब लेनी है, मैगजीन आप लोग जानते हैं ईयरली वाली कौन सी ले लेने से ज़्यादा बेहतर है। बिहार के कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स जो इंग्लिश में, मतलब जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उसको करा दिया जाएगा 12 फरवरी तक। साथ में जुड़िए, देखते चलिए। और ये फाउंडेशन, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, तो इसके लिए आप नहीं कह सकते कि सिर्फ ये बीपीएससी के लिए है या यूपीपीसीएस के लिए है। यूपीपीसीएस या आरओ का भी एग्ज़ाम आ रहा है, यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस आरओ, इसमें भी साइंस के पोर्शन अच्छे खासे होते हैं, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।